गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो देखो यहाँ पर ये है आपका पहला सवाल जो लिया गया है आपके कहाँ से, आपके एनसीईआरटी से। ऐसे करते करते आपके 40-42 सवाल जो हैं आपको पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, कुछ कुछ सवाल में आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सवाल देखो, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, इसको भी आप पढ़ोगे तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। टू फैक्टर थ्योरी पूछी है इमोशन की, एनसीईआरटी। कलेक्टिव अनकॉन्शियस लिखा हुआ है, एनसीईआरटी। ठीक है, स्वायत्तता दोष उद्योग, ये आपकी उसकी थ्योरी है, किसकी है, क्या बोलते हैं उसका नाम का, अरे क्या नाम है उसका, एरिक्सन की थ्योरी है। यहाँ देखो इरविन नाम का वो बंदा चाहिए आपको। वस्तुनिष्ठता, मानदंड, समय सीमा, विश्वसनीयता, वैधता, सबका सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या चाहिए होता है आपको। एनसीईआरटी का सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा जहां पर रिसर्च की बात है। ठीक है, फिर आपका 8th है, ये देखो, होम्योस्टैटिक टेम्परेचर इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय। जब भैया आपके होम्योस्टैटिक की बात हो रही है, समस्थिति की बात हो रही है, आप जाके पढ़िए, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ है वहां पे शब्द ये सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, लेकिन ये आपको लेके आए हैं सवाल नंबर 20 से पहले आप सवाल नंबर 10 को देखिए। पहले ये इंपॉर्टेंट है कि 20 से पहले। अच्छा, ये वीडियो का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यहां पर यह है कि देखो, आप ये जो गलत आंसर है इनको मार्क करो, चैलेंज करो, आपके नंबर बढ़ जाए, ऐसी हमारी उम्मीद है, आशा है। ठीक है, जो पेपर में आंसर्स दिए हैं ऑलमोस्ट सही हैं, लेकिन यहां पर देखो भैया, आप देख रहे हो साइको प्रोफेसर की वीडियो। ठीक है, तो खास होती है, आपको जानते हो। और यहां पर आपको मालूम है काफी बच्चों ने यूजीसी नेट निकाला हुआ है, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और यहां पर यह सवाल देखिए, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक है? ये यहां पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, यम के घटक है पूछ रहा है हिंदी में, और वहीं देखो आंसर क्या दिया है, बी और डी दिया है। जबकि क्या है ये है आपका शौच और तपस, जो किसके घटक होते हैं आपके, ये आपके यम नियम के होते हैं। ठीक है, शौच और तपस आपके किसके होते हैं, ये नियम के होते हैं। ठीक है, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक है? तो यहां पर क्या है आपका सही आंसर, ए एंड सी होना चाहिए, है ना। अहिंसा और अस्तेय ये होता है किसके अंदर, आपके यम के अंदर। पतंजलि ने आपके 8 सूत्र बताए हैं, 8 सूत्र में से ये जो सवाल है आपका, ठीक है, यहां पर देखो करेक्ट आंसर क्या दिया है। चूजन ऑप्शन तो पता नहीं यहां डी क्यों किया हुआ है, लेकिन यहां पर सही आंसर क्या दिया है, बी और डी दिया हुआ है। इसको कहते हैं देखो कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, अब ये आपको कौन बताएगा, ये केवल आपको इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली देखने मिलेगा, क्योंकि यूजीसी नेट के सवाल यहां सुबह शाम पीटे जाते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये सवाल देखो, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक है? अहिंसा और अस्तेय ये दोनों घटक है आपके यम के, लेकिन फिर आंसर इन्होंने सी क्यों दिया हुआ है, उसकी वजह, जिनके पास भी अंग्रेजी वाला पेपर है, ठीक है, आपको नीचे ईमेल आईडी दी है, हमको भी भेज दीजिएगा ताकि और कुछ गलतियां हो तो बता सके आपको। पूरा इंग्लिश में चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन आप देखिए यहां पर कौन से यम के घटक पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा इंग्लिश में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा होगा। ठीक है, नॉट पूछा है तो ही आंसर यहां पर बी एंड डी होगा। तो आप देख लीजिएगा, आप क्लेम कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश जो भी है, लेकिन माना किसको जाएगा, माना उसको जाएगा जो इंग्लिश में हो। ठीक है, तो अगर किसी के पास इंग्लिश का पेपर है तो नीचे यहाँ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, हो सकता है हम भी गलत हो। नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि इंग्लिश में क्या पूछा है। इंग्लिश में पूछा होगा, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द घटक ऑफ यम। ठीक है, ऐसा पूछा होगा, कंपोनेंट्स ऑफ यम ऐसा पूछा होगा, तभी आंसर यहां पर बी एंड डी होगा। ठीक है, अन्यथा आंसर उनको क्या देना चाहिए, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यम के घटक हैं, वहां पर आंसर केवल क्या होगा, केवल और केवल आपका आंसर जो है बी एंड डी होगा। किस केस में, जब पूछा है नॉट, और अगर यहां पूछा है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में भी यही पूछा है कि कौन कौन से यम के और ये दिया हुआ है, तो आप ए को मार्क कर दो, आपका आंसर सही मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए, ये सवाल आपको लग रहा है भैया ये यूजीसी नेट का सवाल है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ओरिजिनल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल फीचर्स ऑफ, कौन सी थ्योरी का है, ये कहां का है, ये आपके है यूजीसी नेट का सवाल, लेकिन ये जंग ने बताया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जाके पढ़ लेना। ठीक है, 42 सवाल आए हैं एनसीईआरटी से, ये सब कुछ दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है, यहाँ नंबर लिखे हुए हैं ना, उन सब में आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, यहां आओ बाबू, यहां देखिए, ये सवाल भी किसका है, आपके यूजीसी नेट का है, लेकिन यहां पर देखो उन्होंने कर दी है गलती, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए आपके, अगर शायद नंबर बढ़ जाए तो। नेम द साइकोलॉजिस्ट हु हैज प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड दैट द डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन आइदर बी एपिसोडिक और सिमेंटिक। क्या बोल रहे हैं, क्योंकि डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन आइदर बी एपिसोडिक और सिमेंटिक, ये आपका चैलेंज होगा। ठीक है, इसको आप करो, आप जाके पढ़िएगा, एनसीईआरटी के अंदर आपको दिया हुआ है ये मेमोरी चैप्टर के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी इसलिए आपको बोल रहे हैं बार बार फोकस करने के लिए कि भैया आपको पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है आपको। ठीक है,
सही आंसर क्या होगा इसका, एल्विन टुलविंग, यहाँ पर जो है आपका टुलविंग, ये यहाँ पर सही आंसर होगा, ना कि आपका लॉकहार्ट। ठीक है, तो अगर आपने इसमें बी मार्क किया हुआ है आपका नंबर कटेगा, ए वाले को सही मिलेगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी को एपिसोडिक और सिमेंटिक में किसने बांटा हुआ है, आपके टुलविंग ने बांटा हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे, हमारी मर्जी, ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ है आपको ये मिलेगा आपके सोर्स में, आपके रेफरेंस में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से आपके एनसीईआरटी के मेमोरी वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, मेमोरी चैप्टर में जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। बाकी तो सब ठीक ही है। यहाँ पर यर्केस-डॉल्टन लॉ ये भी पूछा हुआ है आपको एनसीईआरटी से, ये भी आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। ठीक है, ये सवाल आपका जो था कहाँ का था, ये सवाल आपका सूचीबद्ध की गई 20 आवश्यकताओं की बात हो रही है यहाँ पर। ये आपका वो नेट का सवाल है। ठीक है, ऐसे परेशान नहीं होना है, लेकिन आत्मसातकरण वगैरह आप थोड़ा बहुत लॉजिकल लगा के चीजों को निकाल सकते। अब ये देखो यहाँ पर क्यों गलत किया है, देखिए बीएफ स्किनर के अनुसंधान का प्राथमिक क्षेत्र क्या था। ऑब्वियस सी बात है, व्यवहार संबंधी बेवरेज टूल की बात करेंगे। इसमें क्या यूरिसिनेट और क्या क्या। ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है, आपको जो सवाल बता दिए उन पे आप ध्यान दे दो। ठीक है, ये भी आपका बड़े आराम से बन जाएगा, ये भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे वहीं से आपको निकल के आ जाएगा बड़े इजीली। ठीक है, 16 पीएफ परीक्षण पर आधारित है, कैटल का सिद्धांत साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बीपीएससी में भी आपको कई बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, इसके अंदर आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गहराई का एक कोशिकीय संकेत नहीं है, अभिसरण, रेखी परिदृश्य, ओवरलैप, बनावट, ढाल। एनसीईआरटी खोल लो, मिल जाएगा आपको इसका आंसर भी। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, बहुबुद्धि के किस सिद्धांत के अनुसार, बहुबुद्धि की बात है, ये भी ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अधिक से अधिक सवाल पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी से, 40 सवाल आपके, कुछ सवाल आपके डाल दिए हैं कहाँ से, यूजीसी नेट से डाल दिए हैं। उसके लिए आपको जो है, अब ये सवाल तो नहीं आप करोगे, शंखपाली अपस्मार की परिणति है, ये पॉसिबल नहीं है। मेरिकल क्वेश्चन इज अ टेक्निक, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी उठा के पटक दिया है सवाल। ठीक है, विषय का अतीत जानने की सर्वोत्तम विधि है, ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। हिंदी में देखो क्या लिखा है, केस स्टडी को केश अध्ययन लिखा है, तो बालों का अध्ययन थोड़ी ना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजें इसके अंदर हैं। तो आपको जो दो सवाल बताए हैं उन पे ध्यान दो आप। एक तो आपका यम नियम वाला, देखो अंग्रेजी में क्या है, अंग्रेजी में अगर पूछा है नॉट तो आंसर ठीक है, सी होगा आंसर। लेकिन अगर अंग्रेजी में पूछा हुआ है किसके बारे में, अंग्रेजी में बोला है कि विच आर द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ यम, तो आप वहां पर ध्यान दे दीजिएगा किसकी बात हो रही है। वहां पर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऐसे का ऐसे ही टल्विंग वाला जो है वो भी वहां पर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आ जाइए ह्यूमन मेमोरी के ऊपर, चलिए आ जाइए इस चैप्टर के अंदर। बोल रहे थे भैया एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, देखो कितने सवाल आपके निकले हैं फिलहाल अभी भी। ठीक है, खैर बाकी सवाल पूछे हैं 60 उन्होंने वहां से, लेकिन काफी सवाल आपके यहाँ से भी निकल जाएंगे बड़े आराम से। 1 मिनट, देखो जैसे ही आप यहाँ आ जाओगे ना, चुपचाप से कुछ नहीं करना है, चुपचाप से आ जाना है यहाँ पर। इसकी फोटो खींच के देखो लिखा हुआ है चलन मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, किसके द्वारा है, ये आपके बैडली के द्वारा है। अरे 1 मिनट, ये देखो बैडली के द्वारा 1986 में दिया है वर्किंग मेमोरी के बारे में। एक सवाल है आपका चलन स्मृति, अगर चलन को इंग्लिश में वर्किंग किया हुआ है, ये रहा आपका आंसर यहाँ से बड़े आराम से। ठीक है, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के आपका यहाँ पर ये आंसर निकल जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद देखो आगे रिहर्सल मेंटेनेंस दिया हुआ है, एलैबोरेटिव लिया हुआ है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, ये देखो आगे फॉर इंस्टेंस वन मेजर क्लासिफिकेशन, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, ये ठीक है। अब यहां आ जाइए, क्या लिखा है पढ़ लीजिए। क्या यहां पर लॉकहार्ट लिखा है, क्या लिखा है, टुलविंग हैज प्रपोज्ड yet another classification and has suggested that the declarative memory can either be episodic or semantic। ठीक है, यही पूछा है ना आपसे, यही तो पूछा है ना आपसे यहाँ पर डिक्लेरेटिव और उसके बारे में। कहाँ गया वो सवाल, 1 मिनट, सवाल कहाँ गया बोला, डिक्लेरेटिव मेमोरी को किसने किया, 20 नंबर का था ना, ये देखो यही तो पूछा है आपसे। सेम सवाल आपको देखो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बड़े आराम से क्लेम कर दो उसको कि भैया डिक्लेरेटिव मेमोरी को आप कैसे बोल सकते हो। अभी देखो ये सवाल उन्होंने खुद से सेट किया है, खा गए गच्चा, यहाँ पर लॉकहार्ट मार्क कर दिया है ना, तो लॉकहार्ट तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, आपने देख लिया प्रूफ भी। टुलविंग इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या चाह रहे हो आप, ठीक है, बड़े आराम से मार्क करो, टुलविंग को नहीं, टुलविंग को बोलो भैया बी आपने दिया हुआ है, लॉकहार्ट ये गलत है, ये सही होना चाहिए। और वहां पर यम नियम वाला भी कर लेना आप वहां पर। ठीक है, तो ये है आपका पेपर, देख लो आपके सामने है। 40-42 सवाल आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, 50-60 आपके यूजीसी नेट और उटपटांग मिला मुलू के पूछे हैं। कोई फर्क नहीं, अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड सवाल सही किए हैं आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। अब ये देखो ये वाला सवाल, सवाल नंबर 48, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन होता है, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन दी हुई है आपके लर्निंग चैप्टर में। ठीक है, अपेक्षाकृत अस्थायी नहीं स्थायी होगा। ठीक है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है, रिलेटिवली परमानेंट। ठीक है, आप देखिए डेफिनेशन इंग्लिश में जाकर मिल जाएगी आपको 6 चैप्टर में। ठीक है, ये देखो समंजन कितनी बार बताया हुआ है, प्रचालन आत्मसात, ये दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में। ठीक है, 26 नंबर का सवाल। ठीक है,
अब देखो मल्टीपल रिग्रेशन पूछ लिया, कहाँ से बनेगा? नेट वालों को नहीं बन रहा है मल्टीपल रिग्रेशन, यहाँ कहाँ बनेगा? साहचर्यवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, ये देखो सिंपल सी डेफिनेशन पूछी है, ये आपको मार्क करना है, ठीक है। ये भी आप उससे निकाल सकते हो दिमाग लगाकर। अब लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता में कमी को, माना ये यूजीसी नेट का सवाल है, लेकिन थोड़ा भी आप दिमाग लगाओगे आपको बन जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में दिया है आपके मोटिवेशन वाले चैप्टर में, जाके देखिएगा मिल जाएगा आपको। और फिर आपका देखिए ये तो कुछ बेसिक से सवाल नहीं है आपके, बहुत हाई लेवल करा दिया है यहाँ पर, इसको छोड़िए। लेकिन ये भी आपको मिल जाएगा रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के बारे में एनसीईआरटी में, और भी कई सवाल हैं। अभी देखो इसको कैसे गलत कर सकते हो आप, ये सवाल गलत किया है आपने तो आपकी संभावना वैसे ही डाउन हो जाती है कि आप पास करोगे। किसी घटना के बाद पीटीएसडी हो सकता है, इनमें सभी आएगा, ठीक है। पीटीएसडी देखिएगा आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा देखने के लिए बड़े आराम से, ठीक है। तो ये था आपका पेपर, इसका छोटा सा एनालिसिस यहाँ देखिए, और इस प्रकार से आप जो है बड़े आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। हाँ, सवाल यहाँ पे डाले गए हैं ऊटपटांग यूजीसी नेट लेवल के, क्योंकि इसके पहले आगे भी ऐसा ही होगा। समझ में आ गया पेपर देखने के बाद कि इन्होंने क्या चाह रहे थे, ठीक है। आगे भी तैयारी कर रहे हो तो आप यूनिट वाइज पीवाईक्यू का सेट है हमारे सामने, हमारे पास 19 से 25 तक का पेड है ऑफकोर्स, उसको आप ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, और एनसीईआरटी लगा लेना। बाकी सेम रहने वाला है, 40-50 एनसीईआरटी, बाकी का यहाँ वहां से फेंकेंगे, उसके लिए आप तैयार रहना, बाकी सब ठीक है, ओके। ऑल राइट, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप देखिए 31 ऐसे चलते आएंगे तो आपको मिलते जाएंगे सवाल एनसीईआरटी के, ठीक है, कि कौन कौन से कहाँ से हैं। अब ये सवाल नहीं बनेगा आपसे क्या, इन पावलोव एक्सपेरिमेंट ड्रग प्रोसीजर्स सलाइवा आफ्टर कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये सब देखो क्या लिखा है, ये सवाल देखिए क्या लिखा है। सवाल नंबर 77, चलन स्मृति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? अब देखो तुलविंग तो नहीं करेगा, बौद्ध तो नहीं करेगा, नॉर्मन नहीं करेगा, वेड डेली दिया हुआ है। अंग्रेजी में अगर किसी का पेपर हो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। शायद यहाँ पर चलन स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी की ही बात हो रही है, तभी यहाँ शायद वेडली या बैडली लिखना चाह रहे थे, ठीक है। हम भी क्या बोल रहे हैं, बैडली लिखना चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये भी आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। प्रतिध्वनिक स्मृति का एक प्रकार है संवेदी स्मृति, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 36 सवाल, और इसके साथ आपके वॉटसन पूछा है ऑटोक्लिटिक। अब ये सब सवाल नहीं करना है सॉल्व, ठीक है, अगली बार नहीं आएगा सवाल ये सब, तो आप देख लो। बाकी ये सब सवाल 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग यहाँ दी हुई है, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण, यहाँ पर देखो 37 नंबर, थर्ड फोर्स लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे वीडियो कभी आएगी तो देख लेना, उसमें थर्ड फोर्स बताया हुआ है, ह्यूमनिज्म होता है कितनी बार, ठीक है। ये भी आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। अब बताओ यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में हॉवर्ड गार्डनर क्यों बात करेगा? हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया है आपको, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। 4 ऑप्शन में देखो ई दिया हुआ है, एक जगह नहीं दिया है, वही आपका आंसर है। सिंपल से आपको केवल कॉमन सेंस लगाना था और कुछ भी नहीं करना है अलग से आपको, ठीक है। बाकी आप देख रहे हो कितने सारे सवाल आपके एनसीईआरटी बेस्ड, 39 सवाल देखो यहाँ पर, ये वाला है। अब सारी चिन्ह ये जाके पढ़ोगे बाबू, मिलेगा आपको एनसीईआरटी थिंकिंग चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। डाइवर्जेंट के कौन कौन से प्रकार है, और ये सवाल देखो, पहला न्यूरोट्रांसमीटर कई बार बताया हुआ है आपको बीपीएससी स्पेशल लेक्चर्स के अंदर, और ये सवाल है असाव, ये आपको मिल जाएगा सेकंड चैप्टर के अंदर। और कौन सा बच गया आपका, कितने 99 हो गए। ये देखो ये भी आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी से लिया हुआ है, जहां पर आप कौन सा चैप्टर पढ़ते हो, आप पढ़ते हो वहां पर पर्सनैलिटी चैप्टर। सेकेंडरी ट्रेट कौन से होते हैं, सेंट्रल ट्रेट, केंद्रीय ट्रेट कौन कौन से हैं, मूल शीलगुण कौन से हैं वो, और निम्नलिखित में से किसे दोनों जैविक एवं अर्जित अभिप्रेरक की श्रेणी में रखा है, ये आपका सवाल नंबर 42 है। इस प्रकार से आपका ये पेपर संपन्न होता है, और ये पेपर अच्छा सेट किया है। सवाल आपको डिफिकल्ट दिए गए हैं बट ऑफ कोर्स, लेकिन जैसा कि आप लोग बता रहे थे उस हिसाब से इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने कुछ बेसिक सवाल भी दिए हैं ताकि बच्चा पास कर सके, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि आप सभी लोगों को पास कर दिया जाए और काफी सवाल कैंसिल हो जाए। यूजीसी नेट के जो 50-60 सवाल आए हैं उनको कैंसिल होना जरूर बनता है। उसके अलावा बाकी आपको देखिए एनसीईआरटी में उन्होंने स्कोप दिया है कि अगर कोई बच्चा इन सवालों को सही कर लेता है तो वो आराम से निकाल लेगा। 40 के 40 तो एनसीईआरटी से निकलने चाहिए उस बच्चे के, 40 नहीं तो एटलीस्ट वहां पर 35 से 40 के बीच निकालेगा कुछ ना कुछ। और पेपर नंबर 1 के अंदर 50 सवाल हैं, वहां पे आपके 50% 25 सवाल, तो 25-20 सवाल, यहाँ 40, 65, 70 के आसपास बच्चा पहुंच रहा है। और ऐसा नहीं ना कि बाकी के 60 में आपका कुछ भी सही नहीं होगा, बाकी के 60 में आपके 2, 4, 5 सवाल सही होंगे तो वो भी काउंट होता है, ठीक है। तो पेपर ठीक सेट किया है, यूजीसी नेट का काफी डाल दिया है यहाँ पर। तो ये आगे के लिए देखना होगा कि अभी वो क्या करते हैं, क्या निर्णय वगैरह लेते हैं। कुछ क्वेश्चन कैंसिल कर रहे हैं। 10-20 नंबर, 20 नंबर सबको अगर मिल जाएंगे तो हर किसी का हो जाएगा। 20 नंबर का ग्रेस यहाँ मिलना चाहिए हमारे अकॉर्डिंगली, क्योंकि 40 तक बच्चा पहुंच ही रहा है, 40, 60, 65, 75 तक पहुंच जाए तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, ठीक है। ताकि उसको आगे के लिए सीख मिलेगी कि आगे के लिए उसको किस प्रकार से तैयारी करनी है, और आगे से वो सब चीजें पढ़ के बैठेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सब बात ठीक है।
लेकिन आपके सामने आंसर की आ चुकी है यहाँ पर, इसको आप मैच कर लो, देख लो और इसको प्रिपेयर कर लेना अगली बार के लिए। अगली बार के लिए जो लोग प्रिपेयर करने वाले हैं उनको कहना चाहेंगे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, पॉइंट नंबर 1। और इस प्रकार की कुछ अगर हरकतें हो जाती हैं आपके साथ तो उसके लिए आप यूजीसी नेट के पीवाईक्यू लगा के रखना, रेडी रखना, लेकिन इतनी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार गलती कर दी है, आगे इतना रिपीट नहीं होगा, होता है तो आपकी किस्मत अच्छी है। आप वो पीवाईक्यू ई बुक ले लेना और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।